एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। हमने लास्ट कुछ वीडियोस में सेल थ्योरी और कुछ सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में जानकारी ली थी। आज भी हम एक और सेल ऑर्गेनेली को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप एक सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हो। हमारी जो पूरी बॉडी होती है ये सेल से ही बनी है और हर एक सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसे बहुत से सेल ऑर्गेनेली इस सेल के अंदर होते हैं। इनमें से हमने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो कि सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होते हैं, तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इसके टाइप्स, मतलब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या है, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे दिखता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर मेम्ब्रेन exclusively present in a cytoplasm of the eukaryotic cell। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नेटवर्क जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो ये एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं दिखाई देगा। Except for sperm cell and red blood cell, endoplasmic reticulum is observed in every other type of eukaryotic cell। मतलब अब यूकैरियोटिक सेल का जो टाइप है, जो कि है स्पर्म सेल और रेड ब्लड सेल, ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल ही है। बट ये यूकैरियोटिक सेल होने के बावजूद भी इन दोनों सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्पर्म सेल और रेड ब्लड सेल्स है, इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। बट इनके अलावा जो भी यूकैरियोटिक सेल्स है, उन सारे सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दीज मेम्ब्रेन्स फॉर्म कंटिन्यूअस फोल्ड्स इवेंचुअली जॉइनिंग द आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब मान लो ये एक सेल है और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकला हुआ एक स्ट्रक्चर है जो कहाँ तक पहुँचेगा, जो पहुँचेगा न्यूक्लियस तक। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहाँ तक ये जाएगा और वहाँ पे ये ज्वाइन कर देगा। इसका मीनिंग समझ में आ गया। ये निकलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और जाएगा कहाँ तक, न्यूक्लियस तक। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये ज्वाइन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट अपीयर लाइक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स एंड सैक कॉल्ड सिस्टर्नी। अब ये जो न्यूक्लियस और ये जो सेल है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर है जो नेटवर्क जैसे दिखाई देगा। अब ये जो फोल्ड्स होते हैं, इन फोल्ड्स को हम सिस्टर्नी कहते हैं। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फोल्ड्स है उसे क्या कहना है, उसे कहना है सिस्टर्नी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इट फॉर्म्स मोर देन 50% ऑफ टोटल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेलीज है उनके अलावा जो बाकी का परसेंटेज रहा है, मतलब टोटल जो 50% है, 50% एरिया किसने कवर किया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ही कवर किया है। दिस डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म इनटू 2 पार्ट्स। अब मान लो ये एक सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या होता है, जो लिक्विड पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब इस साइटोप्लाज्म में ऐसे ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो साइटोप्लाज्म में जिस पोर्शन में, जिस एरिया में ईआर रहेगा, उस साइटोप्लाज्म को क्या कहना है, उसे कहा जाता है लैमिनल साइटोप्लाज्म। मैंने क्या कहा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और जिस साइटोप्लाज्म के एरिया में ईआर रहेगा उसे हम कहेंगे लैमिनल साइटोप्लाज्म, और जिस एरिया में ईआर नहीं रहेगा उसे कहेंगे नॉन लैमिनल साइटोप्लाज्म। तो जैसे कि इस एरिया में देखो, यहाँ पे कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या कहेंगे, नॉन लैमिनल साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स कौन से हैं। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे RER भी कहा जाता है, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे SER कहा जाता है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है।
तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे रफ क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस है, इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, ये है राइबोसोम और ये जो ब्लू पार्ट आप देख रहे हो डायग्राम का, ये फोल्डेड जैसा फॉर्म है। तो ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये जो फोल्ड है, इन फोल्ड के ऊपर ऐसे डॉट दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है? ये है राइबोसोम। सो इस वजह से इसका जो सरफेस है वो रफ सरफेस दिखाई देगा। सो इसी वजह से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक है। सेकेंड जो टाइप है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, उनका जो सरफेस है, उनके सरफेस पे ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होता है। जैसे कि इस डायग्राम में ये जो ऑरेंज पार्ट है, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इसका अपीयरेंस कैसा है? वो रहेगा स्मूथ। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है। सो इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके वजह से इसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब इन दोनों का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है और इनका फंक्शन क्या है, हम ये आगे देखेंगे। बट पहले हम इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। सो अभी हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है इन दोनों का वो है RER possesses राइबोसोम अटैच टू इट्स मेम्ब्रेन। तो इसके ऊपर राइबोसोम दिखाई देगा, सो इसी वजह से इसको RER कहा जाता है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है SAR का। इसके सरफेस के ऊपर कोई राइबोसोम नहीं रहेगा, इस वजह से इसका अपीयरेंस कैसे है? स्मूथ है। सो इसी वजह से इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रफ है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स है और इनके जो फोल्ड्स है उसको हमने क्या कहा था? सिस्टर्नी कहा था। ठीक है। और ये जो सेकेंड डायग्राम है ये है SAR की, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है RER फॉर्म ऑफ सिस्टर्नी एंड फ्यू ट्यूब्यूल्स। अब ये जो फोल्ड्स बनाए हैं, इस फोल्ड्स को हमने क्या कहा है? सिस्टर्नी। सो RER के पास सिस्टर्नी होते हैं। अब जो SAR है उनके पास कोई सिस्टर्नी नहीं है, क्योंकि ये फोल्ड जैसे स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। इनके पास वेसिकल्स होते हैं एज वेल एज इनके पास ट्यूब्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस का पॉइंट है वो है RER participate in the synthesis of enzymes and protein। अब RER का फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस है, मान लो ये RER है, तो RER के सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है? इनके ऊपर होते हैं ऐसे राइबोसोम्स। तो राइबोसोम का सबसे बड़ा काम क्या होता है? ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। सो राइबोसोम ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। सो इसी वजह से जो RER का फंक्शन रहेगा वो क्या है? वो पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम। एंजाइम मतलब ही प्रोटीन होता है। ठीक है। और SAR का पॉइंट क्या रहेगा? SAR सिंथेसाइज ग्लाइकोजन, लिपिड एंड स्टेरॉइड। तो ये क्या काम करता है? ग्लाइकोजन, लिपिड और स्टेरॉइड बनाने का काम करेगा। और RER ये प्रोटीन बनाने का काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। RER का क्या काम होता है? जो लाइसोसोम होता है, जो एक सेल ऑर्गेनेली होती है, सो लाइसोसोम में जो एंजाइम है वो एंजाइम बनाने का काम कौन करता है? RER। ठीक है। और जो SAR होता है इट गिव राइज टू स्पेरोसोम्स और ओलियोसोम्स, और इसे ही कहा जाता है लिपिड ड्रॉपलेट्स। अब लिपिड ड्रॉपलेट्स मतलब क्या है? तो ये एक स्मॉल सेल ऑर्गेनेली होती है जो कि SAR बनाते हैं। अब इस ऑर्गेनेली का क्या काम होता है? तो ये क्या करता है? लिपिड को सिंथेसाइज करेगा और उसे स्टोर करेगा। ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि जो SAR होते हैं, SAR एक छोटी सी सेल ऑर्गेनेली बना सकता है जिसका नाम है स्पेरोसोम। ठीक है। अब ये स्पेरोसोम क्या काम करता है? लिपिड को बनाता भी है और उसे स्टोर करके भी रखता है। और RER जो होता है वो क्या बनाएगा? वो लाइसोसोमल एंजाइम बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वो है RER इज इंटरनल एंड कनेक्टेड विथ अ न्यूक्लियर एनवलप। मतलब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास वाला जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा RER। और जो SAR जो है इट पेरिफेरल एंड मे बी कनेक्टेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब ये दोनों पॉइंट समझने के लिए इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस को एग्जैक्ट जो लगा है पोर्शन वो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर जो निकला पोर्शन है वो क्या है, एससीआर है। मतलब इसका मीनिंग समझ में आ गया। मैंने क्या कहा है कि जो आरईआर है इट इज़ इंटरनल, मतलब ये अंदर वाला पोर्शन है जो कि न्यूक्लियस के पास है एंड कनेक्टेड विथ अ न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियस का जो आउटर कवरिंग है उसको अटैच होने वाला जो पार्ट है वो रहेगा आरईआर। और एसईआर क्या है, इट इज पेरिफेरल, मतलब बाहर वाला पोर्शन है एंड मे बी कनेक्टेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैच हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है राइबोफोरिन्स आर प्रेजेंट एंड हेल्प राइबोसोम अटैच टू ER। मतलब RER के पास राइबोफोरिन्स है। अब राइबोफोरिन्स क्या है, ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो RER के ऊपर होता है। अब इसका काम क्या होता है, जो RER के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, तो ये जो राइबोसोम, ये जो RER है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम्स है, ये वाले राइबोसोम्स है इसके ऊपर। तो राइबोसोम को इस RER से बाइंड करने के लिए, ये RER हुआ और ये हुआ राइबोसोम, तो राइबोसोम को RER के ऊपर बाइंड करने के लिए कौन हेल्प करता है, उसे हेल्प करेगा राइबोफोरिन्स। राइबोफोरिन्स ये ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। एससीआर का पॉइंट देखो क्या है, डिवॉइड्स और अपसेंट ऑफ राइबोफोरिन्स। डिवॉइड्स मतलब अपसेंस, तो राइबोफोरिन्स एससीआर के ऊपर नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि एससीआर के ऊपर राइबोसोम है ही नहीं, तो राइबोसोम को अटैच करने का काम यहाँ पे है ही नहीं। सो इस वजह से राइबोफोरिन्स जो है वो सिर्फ आरईआर के पास रहेंगे और राइबोफोरिन्स एससीआर में अपसेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आरईआर और एससीआर का लास्ट डिफरेंस का पॉइंट। अभी जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं डिफरेंस में, वो सारे पॉइंट हम एक ही स्लाइड में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेम्ड सो बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस। तो इसका अपीयरेंस जो है, मतलब इसके ऊपर जो राइबोसोम है, इसके वजह से इसका अपीयरेंस कैसे हुआ, रफ हो गया। सो इस वजह से इसको क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। नेक्स्ट है, इट इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड फ्लैटेड सैक। तो इनके पास सैक जैसा एक स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है फोल्ड जैसा, तो इसको हमने क्या कहा था, सिस्टर्नी कहा था। नेक्स्ट है, इट सिंथेसाइज एंड सिक्रेट प्रोटीन। क्यों प्रोटीन सिक्रेट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रोमिनेंट इन सेल वेयर प्रोटीन सिंथेसिस हैपन। तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। नेक्स्ट जो है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, वो भी देखो पॉइंट वाइज। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन द अदर हैंड डज नॉट हैव राइबोसोम। इनके पास राइबोसोम नहीं है, इस वजह से ये स्मूथ दिखाई देंगे। सो इस वजह से हम इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। इनके पास कोई सिस्टर्नी नहीं होती है, बट इनके पास ट्यूबुलर फॉर्म का एक स्ट्रक्चर रहेगा। नेक्स्ट है, इट पार्टिसिपेट इन अ प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, द चीफ लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन एंड आर इसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो लिपिड ये बनाने का काम करता है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है, स्मूथ ER ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ रफ ER टू द अदर सेल्यूलर ऑर्गेनेली, स्पेशली द गोल्जी एपरेटस। मतलब जो भी RER है, RER क्या बनाता है, प्रोटीन बनाएगा। तो जो भी प्रोटीन बना है RER के अंदर, वो जाएगा पहले SCR के पास और SCR से वो जाएगा नेक्स्ट ऑर्गेनेली के पास, फॉर एग्जाम्पल गोल्जी एपरेटस, ठीक है। अभी हमें देखना है इन दोनों का एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, स्मूथ ER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इसेंशियल लिपिड्स सच एज फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्टेरॉल। तो ये लिपिड बनाने का काम करता है, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्टेरॉल। Smooth ER is also responsible for the production and secretion of steroid
हार्मोन। इसका दूसरा काम क्या रहेगा, ये स्टेरॉइड हार्मोन बनाने के लिए भी सेल की हेल्प करता है। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी ये काम करता है। नेक्स्ट है, द स्मूथ ईआर स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम आयन। बट कहाँ पे, पर्टिकुलरली जो मसल सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वहाँ पे कैल्शियम आयन स्टोर करने का और रिलीज करने का काम ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग्स एंड प्रोटीन। अगर लीवर सेल की हम बात करते हैं तो लीवर सेल के अंदर जो SCR होते हैं वो क्या करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेंगे। मतलब जो पॉइजनस सब्सटेंस है, जो ड्रग्स है, उनको ब्रेक करने का काम ये SCR का होता है। बट कहाँ पे, लीवर सेल के अंदर जो SCR है वो डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में जो ये लास्ट वाले जो 2 पॉइंट्स हैं ना, ये वाले, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये कैल्शियम आयन स्टोर करने का काम करता है मसल सेल के पास, और ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा लीवर सेल के पास। साथ ही साथ ये स्टेरॉइड हार्मोन बनाएगा और ये लिपिड्स बनाएगा, जैसे कि कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम देखेंगे जो RER है उसका क्या फंक्शन है। एक्चुअल में इसका एक ही फंक्शन है जो कि आपको पता है। इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है, इसका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर होता है राइबोसोम, सो इस वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ऑल्सो जो पैनक्रियाटिक सेल के अंदर जो RER रहेंगे वो इंसुलिन बनाने का भी काम करता है। ठीक है, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोटीन फोल्डिंग। इसके अलावा द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन फोल्डिंग इज प्रोटीन सॉर्टिंग। प्रोटीन सॉर्टिंग में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। आज हमने पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इनके फंक्शन क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं, ये हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। और अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। थैंक यू।